बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एथिकल इश्यूज। ठीक है, अब देखिए जब हम इसमें रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम एनिमल्स में जीन्स को डाल रहे हैं, प्लांट्स में जीन्स को डाल रहे हैं, ठीक है, तो इसके साथ साथ कुछ इथिकल इश्यूज भी अराइज होते हैं। मतलब कितना इसका कुछ लिमिट होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कोई भी जीन उठाया, किसी ने भी उठाया डालना स्टार्ट कर दिया किसी ने भी, ठीक है। मतलब कुछ इसकी मोरलिटी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए, कुछ लिमिट्स होनी चाहिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, ठीक। तो उसी में ये जब ये एथिकल स्टैंडर्ड्स टू इवैल्यूएट द मोरलिटी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स होंगे जो डिसाइड करेगा मोरालिटी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब ऐसा नहीं कि हम कितने भी क्रूअल हो जाएं एनिमल्स के लिए, अपने जो नेचर है उसके प्रति, ठीक है, उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करना स्टार्ट कर दें बिना ध्यान में रखे कि क्या क्या इससे कितनी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए हुए हैं। जैसे मान लो हमने कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया, ठीक है, उसको हमने लैब में कर लिया है। अब उस ऑर्गेनिज्म को अगर हम इकोसिस्टम में लेके आते हैं, जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिज्म हमने तैयार किया है, उसमें कोई जीन डाला है, उसको जब हम इकोसिस्टम में लेके आएंगे, ठीक, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कोई चीज़ तैयार करे तो वो लैब में ही रह जाएगी। उसका मेन पर्पस तो क्या होता है कि कोई उसका एम होगा कि हम इस चीज़ के लिए कोई पब्लिक वेलफेयर या इससे ये फायदा हो सकता है, ठीक है, ह्यूमन रेस को। उसका पर्पस ऐसा ही होता है। रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी रिसर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं वो पब्लिक वेलफेयर के लिए ही एप्लीकेबल है। तो जब हम उसको इकोसिस्टम में रिलीज करेंगे, क्योंकि हर प्लांट, हर एनिमल, हर कोई इकोसिस्टम का पार्ट है, तो उस इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट होगा। हम सिर्फ उसमें अपने बारे में नहीं सोच सकते ना। इकोसिस्टम में तो जैसे अदर ऑर्गेनिजम्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, एनिमल्स भी, उन पे क्या असर पड़ेगा उसका, तो वो सारी चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद इसके लिए क्या है, GEAC, ये कमेटी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है। क्या नाम है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिसाइड करती वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च। अगर आप कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन या कोई इस तरह की रिसर्च करना चाह रहे हैं तो उसके लिए पहले आपको इससे अप्रूवल लेना होगा GEAC से, आप तभी कर सकते हैं, ठीक है। बिना अप्रूवल के आप नहीं कर सकते। तो ये पता लगाती है कि कितनी वैलिड है ये रिसर्च, ये करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और कोई इसके साथ अदर प्रॉब्लम्स तो नहीं, वो सारी चीज़ें ये देखती है। एंड देन फिर इसके बाद ये डिसाइड करती है कि वो रिसर्च कितनी वैलिड है, ठीक है। अगर वैलिड है तो करने की परमिशन है, अदरवाइज ये नहीं परमिशन देगी, ठीक। उसके बाद सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज। इसके दो काम है, देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो GEAC के दो काम है। सबसे पहले तो वैलिडिटी बताती है GM रिसर्च की, और उसके बाद सेफ्टी भी देखती है। जब कोई जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम उसको क्या कहते हैं पब्लिक सर्विसेज के लिए उसको बना रहे हैं, तो उसके साथ जब हम उसको इकोसिस्टम में लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ सेफ्टी इश्यूज, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ लेके आ रहे हैं, तो कोई ऐसा तो नहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर दे वो हमारे इकोसिस्टम को, ठीक है। तो उसकी सेफ्टी देखती, मतलब ये देखती कि इस ऑर्गेनिज्म को या इसमें हमने ये चेंज किया है तो ये सेफ है इसको इकोसिस्टम में रिलीज करना कि नहीं करना, ठीक है, और पब्लिक वेलफेयर के लिए ठीक रहेगा कि नहीं। तो ये सारी चीजें इसमें देखती है, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक है आपका बायो पेटेंट। अब देखो पेटेंट क्या होता है। पेटेंट का क्या मतलब है, जैसे मान लो कोई पर्सन है, उसने कुछ बनाया, ठीक है, कुछ अपनी रिसर्च की और कोई चीज डेवलप कर दी उसने, मान लो कुछ भी, फॉर एग्जांपल बल्ब बनाया, जैसे थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया, तो वो उसके इन्वेंटर है, उन्होंने इसको बनाया। अब वहां की सरकार उनको राइट देगी उसके, मतलब उस कॉमर्शियल यूज, मतलब मान लो उसको कॉमर्शियलाइज करना है उस बल्ब को, तो जो उससे फायदा होगा वो उस पर्सन के पास जाएगा जो इन्वेंटर है, ठीक है ना। मतलब कोई अदर उस इन्वेंशन को एज अ कॉमर्शियल यूज ना ले ले, जो इन्वेंटर है सिर्फ उसी को एज अ उसका बेनिफिट मिले, ठीक है। तो राइट ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट, कौन देता है इसके राइट्स, गवर्नमेंट देती है। किसको देती है, इन्वेंटर को देती है। टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम कॉमर्शियल यूज ऑफ हर इन्वेंशन, मतलब उसने जो इन्वेंशन तैयार की है उसका कॉमर्शियल यूज वो
पर्सन ही करेगा जिसने इन्वेंट किया, इन्वेंटर ही करेगा, कोई अदर ना कर ले उसका। मतलब चुपचाप मान लो कोई किसी उसने बल्ब बनाने का तरीका इजाद किया है, अब वो तो पता चल गया ऐसे ऐसे बनता है, तो अब उसको कोई दूसरा ना करने लग जाए, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए पेटेंट राइट्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अब किस किस में दिया जा सकता है, जैसे कोई इन्वेंशन है, कोई प्रोडक्ट बनाया उसमें दिया जा सकता है, कोई इम्प्रूवमेंट किया है अर्लियर रिसर्च में उसमें दी, कोई चीज़ पहले से थी रिसर्च थी उसको और अच्छा कर दिया मॉडिफाई किया उसमें मिलेगा, कोई प्रोसेस बनाया कुछ जनरेट करने का, कोई प्रोसेस इजाद किया है कोई प्रोडक्ट बनाने का वो, ठीक है, या कोई डिज़ाइन या कंसेप्ट तैयार किया है, ये सारी 4 चीज़ों में पेटेंट मिलता है। अब देखो बायो पेटेंट किसके लिए मिलता है, बायोलॉजिकल एंटिटीज के लिए। तो किस किस में मिल सकता है बायो पेटेंट, जैसे स्ट्रेन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे ई कोलाई है उसके बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं, तो पहले था कोई स्ट्रेन, अभी कोई दूसरा स्ट्रेन फिर ढूंढ दिया, फिर और ढूंढ दिया स्ट्रेन, ठीक है, तो उसमें मिलेगा। अगर हम सेल लाइंस तैयार कर दें, ठीक है, जैसे हम सेल को कल्चर कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से कुछ सेल यूज कर ली फिर दोबारा, मतलब इस टाइप से सेल्स बना दे जिनमें बहुत डिवाइडिंग कैपेसिटी और उनका कई टाइम तक यूज होता जाए, ठीक है, सेल लाइंस बना दी। फिर जेनेटिक मॉडिफाइड स्ट्रेन्स बना दिए हमने प्लांट्स, कोई प्लांट बनाया उसी में थोड़ा सा फिर मॉडिफाई करके उसी प्लांट में कोई नया स्ट्रेन तैयार किया, इसी तरह से कुछ एनिमल में डाल दिया, ठीक है, कोई डीएनए सीक्वेंसेस खोज लिए हैं या कोई प्रोटीन है, ठीक है, कोई प्रोटीन जो डीएनए सीक्वेंसेस से एनकोड हो रही है वो, फिर इसके बाद कोई बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस या इन्वेंट किया है, फॉर एग्जांपल डीएनए का आइसोलेशन कैसे होता है, तो ये प्रोसेस है, ठीक है, उसका इन्वेंशन हो गया है तो फिर उसका पेटेंट हो जाएगा। कोई प्रोडक्ट बन रहा है, कोई भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट तैयार किया है उस यूज़ करके, तो उससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, और उस प्रोडक्ट का कोई एप्लीकेशन है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, बायो पेटेंट्स में। अब इसमें एक एग्जांपल दिया है, इसमें होता क्या है, मतलब प्रॉब्लम कहाँ आती है पेटेंट्स के साथ, जैसे मान लो एक ब्रेसिका का एक फैमिली है, ब्रेसिका, ठीक है, ब्रेसिकेसी फैमिली है, उसमें प्लांट्स आते हैं जैसे आपके कैबेज वगैरह हैं, वो ब्रेसिकेसी फैमिली के मेंबर है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ठीक है। तो मान लीजिए उसमें बहुत सारे प्लांट ट्रांसजेनिक प्लांट्स उसमें बनाए, अब कोई ने पेटेंट ले लिया कि ये, मतलब एक ही पेटेंट मिल गया उस फैमिली के लिए, मतलब जितने भी ट्रांसजेनिक प्लांट बनेंगे इस फैमिली में से वो एक ही पर्सन के पास उसके कमर्शियल राइट्स हैं उसको कमर्शियली यूज करने के लिए, तो ये तो मोरली अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा। मतलब सोचिए एक फैमिली में कितने सारे प्लांट्स हैं और उन सबको कमर्शियल यूज कौन कर रहा है, ठीक है, मतलब कमर्शियल राइट्स किसके पास है, किसी एक पर्सन के पास, तो ये चीजें क्या थी, मोरली अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है, इनइक्वालिटी टाइप की चीज हो गई, ठीक। उसके बाद इसी तरह से हम राइस के लिए क्या हुआ है, राइस तो इंडिया में बहुत पहले से ग्रो हो रहा है काफी, जब आप हिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हो तो उसमें भी आता होगा राइस था, है ना, तो इंडिया में लगभग 2 लाख वेराइटीज हैं राइस की, तो इंडिया रिचेस्ट माना जाता है राइस में, मतलब इतनी वैरायटी है, इतनी डाइवर्सिटी है कि वन ऑफ द रिचेस्ट डाइवर्सिटी है इंडिया में राइस की। और जो बासमती राइस है इसके बारे में तो सबने सुना ही होगा, ऐड आता है ना, बहुत सारे ऐड आते हैं बासमती राइस के, तो क्यों जाना जाता है, उसका लॉन्ग ग्रेन होता है, उसका फ्लेवर होता है, खिला खिला सा बनता है वो, ठीक है, तो उसकी कम से कम 27 वेराइटीज डॉक्यूमेंट की गई है इंडिया में। अब क्या किया है 1997 में एक अमेरिकन कंपनी है उसको पेटेंट मिल गए बासमती राइस के, ठीक है, अब है तो ये इंडिया का, इसे राइस कहाँ का, इंडिया का बोला जा रहा है कि इंडिया में इतनी वेराइटीज है, लेकिन पेटेंट किसको मिल गया, किसी अमेरिकन कंपनी को मिल गया, तो अब उसको कॉमर्शियली कौन बेचेगा, कॉमर्शियलाइज कौन करेगा उसको, कोई अमेरिकन कंपनी करेगी, और है कहाँ का वो, इंडिया का, ठीक है। किसने दिया उसको पेटेंट, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, ठीक है, ये पेटेंट देता है यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। इन्होंने एक वैरायटी बनाई थी इस अमेरिकन कंपनी ने, इसने क्या किया, एक इंडियन बासमती लिया और एक सेमी डॉग वैरायटी ली, उसको क्रॉस किया और एक वैरायटी तैयार की नई, और फिर उसका पेटेंट ले लिया उन्होंने, और अब उसको वो पूरी दुनिया में बेच रहे हैं, बाहर यूएस में बेच रहे हैं। तो सोचिए हमें कितना नुकसान हो गया इंडिया को, अगर इंडिया के पास उस चीज़ का पेटेंट होता तो इंडिया फिर उसको कमर्शियलाइज करता और कितना ज़्यादा बेनिफिट होता, कितना मुनाफा कमा लेता, लेकिन अब वो किसी अमेरिकन कंपनी को पेटेंट राइट मिल गए हैं। हालांकि है वो इंडिया के, बासमती राइस इंडिया की वैरायटी है, ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ नया बना लिया और फिर उसका पेटेंट ले लिया।
इसी तरह से नीम, टर्मरिक, इनके प्रोडक्ट्स के भी साथ हुआ है। नीम भी कहाँ का है, इंडिया का ही एक तरह से, इंडिया में मिलता है। टर्मरिक भी मिलता है, काफी पुराने पुराने हमारे जो लिटरेचर है उसमें मिलेगा आपको इनका इनके बारे में दिया गया है। तो इसके साथ ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं पेटेंट्स के साथ, ठीक है। तो ये हमारा एथिकल इश्यूज और बायो पेटेंट के बारे में था।